Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 3, theme 3, weather and climate. So student, I hope you all have seen part 1 and part 2. If not, do watch it. So till here, everything I have completed in part 1 and part 2. We'll start part 3 with atmospheric pressure. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एयर का वेट भी होता है और ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. ठीक है, किसके ऊपर बच्चा? अर्थ सरफेस के ऊपर. अर्थ सरफेस जो है हमारा, उसके ऊपर एयर का वेट भी लगता है बच्चा और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. ठीक है, एयर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलम. एक कॉलम बनाएंगे हम, उस कॉलम में, इस पूरे कॉलम में बेटा जितनी भी एयर होगी, इस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी एयर होगी, वो जितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, उसका जितना वेट होगा उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. फिर से समझना, कई जगह हम लोग देखते हैं हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और कई जगह हम लोग देखते हैं बिल्कुल शांत होता है. तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. एक कॉलम बनाया हमने, इस कॉलम को ऊपर ले जाना है. आपको क्या करना है? ऊपर तक ले जाना है. इसमें जितनी भी एयर होगी एक पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, उसका जितना भी वेट होगा और वो जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कॉलम में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टूडेंट, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगा, टाइम टू टाइम भी वेरी करेगा. हम लोग देखते हैं जब इंडिया में मॉनसून विंड्स आती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना. पर वहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब विंड होती ही नहीं है या उसमें स्पीड नहीं होती है. ठीक है, तो इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस तो ये वेरी करेगा ही करेगा. जैसे अगर मैं राजस्थान स्टेट की बात करूँ तो वहाँ कंटिन्यूस होती हैं. टाइम टू टाइम की बात करें तो मानसून सीज़न में ज़्यादा होती हैं, अदर सीज़न में कम होती हैं. ठीक है, समर्स में ये चलना चालू हो जाती हैं तो पूरी बारिश तक चलती हैं मानसून विंड. ठीक हुई बात. और बेसिकली शुरू कब होती है? समर सीजन में. बहुत तेज़ी से हवा चलेगी, कई बार ये हवाओं के साथ पानी भी आएगा. एंड हाइट अबव मीन सी लेवल. मीन सी लेवल से आप कितना ऊपर है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा आपकी हवाओं पे. प्लेस टू प्लेस भी पड़ेगा और टाइम टू टाइम भी पड़ेगा. फिर से अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एयर. एक कॉलम एयर का, ड्यू टू इट्स वेट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. उसके वेट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उस पर्टिकुलर कॉलम का, उस पर्टिकुलर प्लेस का, उसे ही हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब स्टूडेंट, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम होता है विंड वेन. क्या इंस्ट्रूमेंट आता है? विंड वेन, जिससे आप क्या कर सकते हो? विंड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो. ठीक है बात. इट कंसिस्ट ऑफ एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ये एरो, इट मीन्स हवा यहाँ से यहाँ की तरफ चल रही होगी. ठीक है बात. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड वेन. विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है विंड वेन. इसमें एक एरो होता है जो पॉइंट करता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ विंड. द विंड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो. अब जो भी हवाएं होंगी जहाँ से वो चलना चालू होती हैं उस बेसिस पे उनका नेम डिसाइड होता है. जहाँ वो पहुँच रही हैं वहाँ से नहीं. बच्चा, अगर कोई एयर भोपाल से दिल्ली की तरफ जा रही है तो उसका नाम भोपाल से आप शुरू कर सकते हो, दिल्ली से नहीं. ऐसा ज्योग्राफी में है. ठीक कोई बात. अगेन आई एम रीडिंग इट, listen carefully. The wind gets its name from the direction from which it blows. For example, wind blowing from west is called westerly wind, blowing from east is called easterly wind. वो हवाएं जो विंड से वेस्ट साइड से आएंगी उन्हें वेस्टर्ली बोलेंगे, जो ईस्ट साइड से आएंगी उन्हें ईस्टर्लीज बोलेंगे. विंड हेल्प इन कैरिंग द वार्मथ और कोल्ड फ्रॉम प्लेस टू अनदर. अगर पर्टिकुलर एरिया, सपोज करो ये है कश्मीर, और कश्मीर से अगर कोई हवा आगे की तरफ आएगी तो बच्चा वो अपने साथ क्या लेके आएगी? ठंडी, कोल्ड. राजस्थान से जो हवाएं चलेंगी वो अपने साथ क्या लेके चलेंगी? वार्मथ. आई बात समझ में? तो जिस पर्टिकुलर प्लेस से ये निकलती हैं, चलती हैं, वहाँ की ठंडी और गर्मी को दूसरी जगह पहुँचा देती हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल. येस स्टूडेंट्स, और हवाएं ही रेनफॉल ब्रिंग करती हैं. ये अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती हैं वाटर बॉडी से. हम अगर हमारे इंडिया की बात करें बच्चा, तो वो हवाएं जो
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से इंडिया की तरफ आएंगी। ये अपने साथ क्या लेके आती हैं? बहुत सारी बारिश, क्योंकि इनके अंदर होता है मॉइस्चर। यहाँ से जहाँ से भी आई थी, पर यहाँ इन्हें क्या मिल गया? पानी। और इनके अंदर क्या आ गया? पानी, मतलब मॉइस्चर। ठीक है बात। जैसे ये ठंडी प्लेसेस पे पहुँचेगी, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, ये वापस से पानी बना के उस पर्टिकुलर एरिया को बारिश दे देंगी। एक बार फिर से पढ़ें, चलो। तो विंड हेल्प करती हैं वार्मथ और कोल्ड को कैरी करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ऑल्सो these also helps to bring rainfall as they carry moisture from water body। जहाँ से आएंगी वहाँ से उस वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेकर रेनफॉल करा देंगी। अब एनेमोमीटर की बात करेंगे। एनीमोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्पीड, अभी हमने डायरेक्शन की थी, विंड वेन काय के काम आया था बच्चा? डायरेक्शन के। अब जो एनीमोमीटर है वो किस काम में आने वाला है बच्चा? स्पीड। किस काम में आने वाला है? स्पीड। इसके अंदर एक कप होता है एंड एन इंडिकेटर। एक कप होगा, एक इंडिकेटर होगा। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड इन नॉट्स। और विंड की स्पीड, वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि विंड की स्पीड को आप किस में मेजर करते हो? तो नॉट में मेजर करते हैं। 1 नॉट इक्वल्स टू होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर। 1 नॉटिकल माइल पर आवर इज इक्वल्स टू 1 नॉट। और विंड की स्पीड हम नॉट में मेजर करते हैं। एक एनीमोग्राफ होता है जो कंटिन्यूस मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते रहता है एक ग्राफ पेपर पे। फाइनली उस ग्राफ पेपर को देखेंगे तो पता चल जाएगी उनकी स्पीड। ठीक, कोई बात? नाउ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है बच्चा? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। Most of the water vapor in air comes through the process of evaporation from water body। हमारा इंडियन ओशन है, रिवर नर्मदा है, या दुनिया में जितने भी ओशन है, जितनी भी रिवर्स हैं, जब इनके ऊपर हीट आएगी, ये पानी गर्म होगा और एवापोरेट होके ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से मिलेंगी हमारी एयर, विंड, ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। अगर हम हमारे विंटर्स की बात करें बच्चा, तो विंटर्स में हमारी हवाएं इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब होती हैं कि अगर आपके फेस को डायरेक्टली लग जाए, आपने कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाया हो, थोड़ी देर में वो मॉइस्चराइज़र को उड़ा देंगे और आपकी स्किन में क्रैक्स ले आएंगे। वहीं अब अभी जो सीज़न की हम बात करें, गर्मी मतलब आपके एरिया में क्या है वो मुझे नहीं पता, जहाँ पर भी आप बैठ के देख रहे हैं, पर हमारे एमपी की अगर हम बात करें तो इतना मुश्किल हो रहा है इन दिनों को काटना, बिकॉज टू मच ह्यूमिडिटी इज देयर। पसीना नहाने के बाद तुरंत आप बाहर निकलो, विद इन अ 5 मिनट आप एक बार फिर से नहा लेंगे। वो किससे? आपके पर्सपीरेशन से। ठीक है, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज टू, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो अगर मैं हमारे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो विंटर्स में ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है, हवाएं बिल्कुल सूखी होती हैं जो आपकी स्किन को में क्रैक्स ला देती हैं, ठीक है, रफ बना देती हैं। और गर्मियों में इतनी ज़्यादा है कि आपको पर्सपिरेशन से 2-3 बार बात तो करा ही देती हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, ह्यूमिडिटी भी वेरी करेगी बच्चा, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी का सीधा रिलेशन बेटा टेम्परेचर से है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पानी उतना जल्दी एवोपरेट होके जाएगा। जितना जल्दी पानी एवोपरेट होगा, उतनी जल्दी वो एयर में मिलेगा और एयर को क्या बना देगा? ह्यूमिड। कोई बात? टेम्परेचर कम, ठंडियों में टेम्परेचर कम होता है, पानी एवोपरेट नहीं होता, हवाओं में नहीं मिलता, तो बेचारी हवाएं सूखी ड्राई रह जाती हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। लो टेम्परेचर होगा तो लो ह्यूमिडिटी होगी। अब जो इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। और एक होता है हाइग्रोमीटर। सो स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड करता है। अगर हम ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करें तो वी कैन एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वी कैन एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी इनटू 2, एब्सोल्यूट एंड
सॉरी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. सो फर्स्ट विल डिस्कस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ये एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में जितनी अमाउंट में आपको वाटर वेपर मिलेगा गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो अमाउंट आपको वाटर वेपर का मिलेगा एक पर्टिकुलर एयर के वॉल्यूम में, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और ये ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है. ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है. ठीक कोई बात? सो स्टूडेंट आई होप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज क्लियर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या होता है बच्चा? वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में एक गिवन टेम्परेचर पे मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ गिवन टेम्परेचर क्या होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ये काय में मेजर होती है? ग्राम पर क्यूबिक मीटर में. अब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो बच्चा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए भी पहले आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालनी पड़ेगी. पहले आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल लें और फिर देखिए कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में मैक्सिमम कितना वाटर वेपर कंटेन हो सकता है. पहले आपने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाली जैसे निकालते हैं, उसके बाद आप देखो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना ज़्यादा वाटर वेपर कंटेन हो सकता है, कितना ज़्यादा वाटर वेपर आ सकता है. इन दोनों का जो रेशो होगा उसे ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे. इट इज़ द रेशो बिटवीन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन कंटेन एट दैट टेम्परेचर. और ये हमेशा परसेंटेज में ही आएगी. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी काय में कैलकुलेट होगी बच्चा? हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी. एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए पहले यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. आफ्टर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी you have to calculate one more thing, that is maximum amount of water which the same volume of air can contain. इन दोनों का जो रेशो निकाल दोगे उससे क्या निकल जाएगा बच्चा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. चलो अब फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पे आ जाएं. क्लाउड्स, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, ये बहुत सारे फॉर्म है कंडेंसेशन के. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस. वाटर वेपर जो थी हवा में अगर वो कंडेंस कर गई तो क्या बन जाएंगे? क्लाउड. अराउंड द डस्ट पार्टिकल, और हमेशा सेंटर में क्या होगा? डस्ट पार्टिकल, और उसके आसपास आके हमारा पानी कंडेंस हो जाएगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा. इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे वाटर की, पर उनके सेंटर में क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल. ड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कूल सरफेस सच एज ग्रास. देखो अब ड्यू कैसे बनती है? देखो वाटर कैसे बना तुम्हारा, क्लाउड्स कैसे बने? क्लाउड्स कैसे बने? जब वाटर वेपर जो थी एयर में वो कंडेंस हो गई, ठीक है, वापस से पानी में बदल गई. किसके आसपास पानी में बदली? डस्ट के आसपास पानी में बदल गई. तो उसे हमने क्या बोला बच्चा? क्लाउड्स. ठीक है, वो टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स से. ड्यू कब बनेगी? व्हेन मॉइस्चर, यहाँ पर मॉइस्चर है पर एक ये बहुत ठंडी सरफेस ग्रास पे आके लग गई तो यहाँ पर क्या बना देगी बेटा? ये ड्यू. आप लोगों ने देखा होगा उसकी बूंदें हम लोग बोलते हैं जो घास के ऊपर जम जाती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं ना. एंड कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और वो किसका रूप ले लेगी? वाटर का. ऐसी बहुत सुंदर सी चमकती हुई आपको दिखेगी. और बेसिकली ये कब देखने को मिलेगा आपको? ठंड के दिनों में. पूरी जो ग्रास होगी, ग्रीन ग्रास, उसके ऊपर सुबह सुबह देखोगे तो मोती जैसे लगे होंगे और वो होगा पानी, वाटर. Dews are formed when moisture comes in contact with cool surface such as grass and condenses into droplets of water. अब ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. क्लाउड भी क्लियर हो गया और ड्यू भी. क्लाउड कहाँ बनी बच्चा? स्काई में. ड्यू कहाँ बना? लैंड के ऊपर. चलो, फ्रॉस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ड्यू अकर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल. फ्रॉस्ट कब बनता है बच्चा? जब ये जो आपके ड्यू हैं ये किसके फॉर्म में बने? आइस क्रिस्टल के फॉर्म में. ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन गए तो वो ड्यू हैं, पर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में बने तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉस्ट. फॉग, फॉग कब आता है? फॉग आता है. फॉग कब बनता है? देखो फिर से मैं बोलूँगी. क्लाउड, जब एक डस्ट पार्टिकल के आसपास एयर में जो प्रेजेंट था वाटर वेपर वो कंडेंस कर गया तो बन गए क्लाउड. टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स ये बने स्काई में. फिर हमने देखा ड्यू, जब बहुत यहाँ पर एयर में वाटर था पर एक बहुत ही कंपेरेटिवली ठंडे सरफेस के ऊपर लगा और
कंडेंस होके वापस से वाटर बन गया, तो इसे बोलेंगे ड्यू। पर ये ड्यू अगर आइस क्रिस्टल फॉर्म में बन गए तो उसे बोलेंगे फ्रॉस्ट। क्या बोलेंगे? फ्रॉस्ट। अब फॉग पढ़ते हैं। फॉग कब बनता है बच्चे? फॉग इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा नीचे वाली लेयर में, लोअर लेयर में अगर क्लाउड्स बन गए तो उसे हम नाम देंगे फॉग का। क्लाउड्स थ्रू लैंड सरफेस और अबव वाटर बॉडी, और लैंड सरफेस के नीचे भी बन जाते हैं बच्चा, और वाटर बॉडी के नीचे भी बन जाएंगे। ठीक कोई बात? तो फॉग वो क्लाउड्स हैं जो ज़मीन के पास बन गए, पानी के पास बन गए, ठीक है, वाटर बॉडी के पास बन गए, थोड़ा दूर जाके बने, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? क्लाउड्स। नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। फर्स्ट पढ़ेंगे सीरस क्लाउड्स। ये आपको 6000 से 12000 के एलिवेशन पे, सॉरी एल्टीट्यूड पे, हाइट पर मिल जाएंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक कोई बात? ये हाई क्लाउड्स हैं, इनमें टिनिया आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और इनकी जो अपीयरेंस होगी बच्चा वो हेयर लाइक अपीयरेंस होगी। ठीक कोई बात? सीरस क्लाउड मिलेंगे आपको 6000 मीटर के ऊपर और 12000 के नीचे। ये हाई क्लाउड्स होते हैं, इनमें टिनी आइस क्रिस्टल होते हैं और हेयर लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, और ये कभी भी बारिश नहीं देंगे और ये ड्राई होते हैं। ठीक है बात? इसके बाद आएंगे क्यूमुलस क्लाउड। तो क्यूमुलस क्लाउड आपको मिलेंगे 2 to 6000 में। कहाँ मिलेंगे? क्यूमुलस 2 to 6000 मीटर में मिल जाएंगे। 2000 के ऊपर, 6000 के नीचे, अबाउट 2000 बिलो 6000। ये मीडियम क्लाउड्स होते हैं, इनकी वूल ऊन की तरह अपीयरेंस होती है, वूली अपीयरेंस होती है, थिक इनफ टू ऑब्स्क्योर द सन एंड द मून। और बच्चा अगर क्यूमुलस क्लाउड है तो आप लोगों ने आपके पेरेंट्स को सुना होगा बोलते हुए, आज बादल हैं इसीलिए ठंड कम है, आज बादल हैं इसलिए गर्मी नहीं लग रही है या गर्मी ज़्यादा है। ठीक है? तो ये जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं बच्चा, ये सन की जो लाइट है, ये जो मून का जो लाइट है उसको ऑब्स्कर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। मतलब इतनी कैपेसिटी इनमें होती है कि दे कैन ऑब्स्कर सन एंड मून्स लाइट। ठीक कोई बात? हम बोलते हैं ना आज क्लाउडी डे है, तो ये वही वाला क्लाउडी डे है, और ये हैवी शावर्स देता है, कॉज हैवी शावर्स। तो क्यूमुलस क्लाउड 2000 के अबव, 6000 के नीचे मीडियम क्लाउड्स होते हैं, इनकी वूली अपीयरेंस होती हैं, और ये इतने थिक तो होते ही हैं ये कि सन और मून की लाइट को ऑब्स्कर कर लें, और ये हैवी शावर्स देते हैं। इसके बाद स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये 2000 के ऊपर होंगे, अबाउट 2000। डार्क ग्रे अपीयरेंस करके होते हैं, और इनका जो बेस होता है वो फ्लैट यूनिफॉर्म होता है, और ये ड्रिजल, हल्की हल्की बारिश, जो हम देखते हैं ना कई बार बारिश हो रही है पर लग नहीं रहा बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की बूंदें। स्ट्रेटस क्लाउड 2000 के अबव मिलेंगे, ग्रे डार्क अपीयरेंस होगी और ड्रिजल कॉज करेंगे। निम्बस क्लाउड्स 2000 के नीचे मिल जाएंगे, बहुत डार्क थिक कलर के, जिनको हम काले बादल बोलते हैं, वो होते हैं ये कंटिन्यूस रेन लेके आते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेन देंगे हमें बच्चा निम्बस क्लाउड, उससे थोड़ी सी कम देंगे क्यूमुलस, और ड्रिजल देंगे स्ट्रेटस। ठीक कोई बात? चले आगे। चलो, अगर मैम पूछती है 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स, सर्यूरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। Precipitation. So student, as we all know, when water vapor condenses, it becomes water droplet. When these water droplets join together, then it become a bigger drop, and these bigger drop find it difficult to float and started falling down. अगर कंटिन्यूस कंडेंसेशन होगा वाटर वेपर का, यहाँ से लैंड से जो वाटर था वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्काई की तरफ गया, यहाँ पर आके इसको टेम्परेचर वेरिएशन मिले, और ये जो एवापोरेशन था अब क्या होगा बच्चा? कंडेंसेशन होगा, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। एक टाइम के बाद बच्चा ये ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन कर लेंगी और एक बिगर ड्रॉपलेट बन जाएगी। जब ये बिगर ड्रॉपलेट बन जाती हैं तो ये यहाँ पर फ्लोट नहीं करती हैं, इनका वजन इतना ज़्यादा होता है कि ये फ्लोट नहीं कर पाती हैं, और ये ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ वापस आने लगती है, फॉलिंग डाउन करने लगती हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक कोई बात? देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। 4 टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है। एक होता है रेन, दूसरा होता है स्नो, तीसरा स्लीट और हेल। रेन, स्नो, स्लीट, हेल, दीज आर फोर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, कई लोग रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन को एक ही समझ लेते हैं, बट इट इज डिफरेंट बेटा। रेनफॉल मीन्स फॉलिंग ऑफ वाटर, बट प्रेसिपिटेशन इंक्लूड rain, snow, sleet and hail.
बर्फ़ भी गिर रही है तो वो प्रेसिपिटेशन का पार्ट है, स्लीट है, हेल है, ये सभी प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। तो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन डिफर करते हैं बच्चा, है ना। रेनफॉल इज वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, 3 more आर ऑल्सो देयर। और इन सब में जो मोस्ट कॉमन है प्रेसिपिटेशन का फॉर्म, वो क्या ही है बच्चा, रेनफॉल। द रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ये क्लाउड्स के टाइप दिए हैं आप लोगों को, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हेयर लाइक सीरस क्लाउड्स, ठीक है, ये क्यूमुलस क्लाउड। पहले हम लोग पढ़ेंगे रेनफॉल को। जब वाटर कंडेंस होगा, वाटर तो कंडेंस नहीं होता बेटा, वाटर वेपर कंडेंस होती है। वाटर तो ऑलरेडी वाटर ही है, तो वो क्या ही कंडेंस होगा। वाटर वेपर जब कंडेंस करेगी इन द क्लाउड, फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। और इसी, जब ये ड्रॉपलेट्स नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, लैंड पे आ जाएंगे, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल या रेन। व्हेन द कंडेंस्ड वाटर वेपर इन द क्लाउड्स में जो भाप थी, वाटर वेपर था, जब वो कंडेंस कर गया और ज़मीन पे गिर गया, इसी को हमने क्या बोला, रेन। फिर से दे सुनो, when the condensed water vapor in the क्लाउड में जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस कर गई, फिर वो फॉल डाउन हो गई वाटर ड्रॉप्स में, इसी को हमने बोला रेन। when the drop of rain are very small it is called drizzle। जब पानी की बूंदें बहुत बहुत छोटी होती है उसे बोलते हैं ड्रिजल। 3 टाइप की रेनफॉल होती है बच्चा, कन्वेंशनल, रिलीफ और साइक्लोनिक। कन्वेंशनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक, 3 टाइप की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। ध्यान रखना, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेंशनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। अब स्टूडेंट, रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन सा गेज यूज़ होता है, रेन गेज। रेन गेज आर यूज टू मेजर रेनफॉल। इसके अंदर एक सिलेंडर होता है और एक ग्रेजुएटेड जार होता है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार। और जो रीडिंग होती है, द रीडिंग इज़ फिक्स फॉर 24 आवर्स। रीडिंग को 24 आवर के लिए फिक्स कर दिया जाता है। तो ये है भाई हमारा रेन गेज। अच्छा, अब जो प्रिकॉशन लेनी है वो रेन गेज इंस्टॉल करते टाइम वो क्या होंगी, ध्यान से सुनो और उसके बाद ही इंस्टॉल करना। इट शुड बी इंस्टॉल्ड अवे फ्रॉम ट्री एंड बिल्डिंग। इसको बिल्डिंग और ट्री से थोड़ा सा दूर जाके इंस्टॉल करो, सो दैट जो एक्स्ट्रा वाटर है, कलेक्टेड वाटर है, वो इसके अंदर ना आए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना जहाँ कोई ट्री ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रहनी है कि इसको प्रॉपरली फिक्स करना है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं कि जहाँ पर ऑलरेडी वाटर लॉगिंग थी आपने वहीं पर इंस्टॉल कर दिया, पहले ही पानी था और पानी थोड़ी सी बारिश से भर गया, हमें लगा बहुत सारी बारिश हो गई। तो पहला बिल्डिंग और ट्री से दूर करना है, इंस्टॉल इट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड trees so that you can avoid extra water. And one more thing is that you have to fix it properly on the raised platform to avoid extra water getting into instrument and prevent water logging. Now weather map क्या है बच्चा, वेदर मैप रिप्रेजेंटेशन है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन का और इसको पब्लिश करता है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक मेट्रोलॉजिकल डेटा है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, किसके, वेदर के, ऑन अ गिवन अर्थ सरफेस। चलो फिर से पढ़ लो, मैंने बीच में गड़बड़ कर दी। अ वेदर मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल डेटा। मेट्रोलॉजिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमें वेदर मैप में देखने को मिलेगा। ये सारे एलिमेंट्स बताता है वेदर के। मेट्रोलॉजिस्ट यूज वेदर मैप्स टू शो पैटर्न इन द डेटा अवेलेबल। रेन गेज से, फिर अभी हम लोग ने विंड वैन पढ़ा था, बहुत सारे जितने भी अभी तक इंस्ट्रूमेंट पढ़े हमने ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, इन सब को रिकॉर्ड करके वेदर के फॉर्म में दिखाने का काम करते हैं हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उसमें रहने वाले मेट्रोलॉजिस्ट। ये आपको वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा। एक ब्यूफोर्ट स्केल है बच्चा, कौन सा स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल। इसको यूज़ किया जाता है विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। द ऑब्जर्व सी कंडीशन में विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का यूज़ होता है। ब्यूफोर्ट विंड इज फोर्स स्केल किसने बनाया था, सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने बनाया था। ये ब्रिटिश एडमिरल थे एंड हाइड्रोग्राफर भी थे। पूछा जा सकता है कि हु मेड ब्यूफोर्ट स्केल, तो हु मेड बचा, सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट। सेकेंड, ये कहाँ से थे, तो ये थे आयरिश ब्रिटिश और इनका प्रोफेशन था एडमिरल एंड हाइड्रोग्राफर। इन्होंने एक स्केल क्रिएट किया अर्ली 19th सेंचुरी में।
क्योंकि 19वीं सेंचुरी के पहले तक कोई ऐसा फिक्स्ड स्टैंडर्ड स्केल नहीं था विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, और फिर विंड स्केल को स्टैंडर्डाइज करने का क्रेडिट भी किसी को जाता है, ब्यूफोर्ड को ही जाता है। वो सारी कंट्रीज़ जो अभी इसको यूज़ करी वो है चाइना, ताइवान एंड हांगकॉन्ग। चाइना, ताइवान, हांगकॉन्ग। अब हम पढ़ेंगे बच्चा आइसोथर्म्स एंड आइसोथर्म्स एंड आइसोहाइट्स। अब आइसोथर्म्स क्या है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज शोन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ लाइन्स joining the place equal temperature reduced to sea level. These lines are called isotherms. आइसोथर्म्स कुछ भी नहीं है बच्चा, हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं जिन पॉइंट्स पे सेम टेम्परेचर आए, और वो लाइन्सें जो सेम टेम्परेचर को शो करती हैं उससे ही हम आइसोथर्म्स कहते हैं। अब आइसोहाइट्स हम पढ़ेंगे। ये जो लाइंस होती हैं ये उन प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं जहाँ पर इक्वल रेनफॉल होती है, यहाँ पर भी इतनी रेनफॉल है, यहाँ पर भी इतनी रेनफॉल है, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोहाइट। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट